हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेनी पाठशाला विद शुभम शर्मा। क्लास 12 सीबीएसई के लिए लेक्चर्स चल रहे हैं और पिछले दो क्लासों में सबसे पहली क्लास थी जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के बारे में थी और दूसरे क्लास में हमने टाइप्स ऑफ गुड्स देखे थे कि किस तरीके से हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, इन सबको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन आपको 11th क्लास में आपके टीचर ने ऑब्वियसली दिया होगा, लेकिन आज हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमर्जेंस कैसे हुआ। ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार बच्चे इसको स्किप करते हैं कि मतलब इसको पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका एमर्जेंस कहाँ से हुआ था, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और पहले इससे पहले क्या व्यूज़ थे इकोनॉमिस्ट के। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस के हिसाब से और आपकी जो नॉलेज और ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना आपको ज़रूरत है, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, दिल से दिल के कनेक्शन हो जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग आपको याद करेंगे या जैसे ही हमारा कोई अपडेट आएगा आपको पता चल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल का मतलब है 1930 से पहले के इकोनॉमिस्ट को एक बार क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो क्लासिकल स्कूल से जुड़े हुए थे, मतलब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए थे। जैसे मैं बात करूं रिकार्डो की, जैसे मैं बात करूं एडम स्मिथ की, जैसे मैं बात करूं जेबी से की, तो ये दीज इकोनॉमिस्ट आर नोन एज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। उनकी जो थॉट थी वो ये थी, वो माइक्रो लेवल पे, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बिहाफ पे इकोनॉमी को वो मानते थे कि इसके बिहाफ पे हम लोग इकोनॉमी को रन कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल यूनिट्स जब अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती रहेगी या अपने अप्स एंड डाउन्स को, अपने एम्प्लॉयमेंट को, इन सबको मैनेज करती रहेगी तो ओवरऑल इकोनॉमी भी मैनेज हो जाएगी। और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, ना उसको मनी सप्लाई में कोई इंटरवेंशन चाहिए। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं ये सारी, ठीक है ना। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मोटिव होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि थोड़ा सा इंटरप्शन है, रोड है पास में, तो कई बार ये थोड़े व्हीकल जाते हैं तो थोड़ी आवाज़ आती होगी शायद, सॉरी फॉर दैट। चलिए, पढ़ने से मतलब हमें, तो उन्होंने ये बोला कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, कि ना तो वो फिजिकल पॉलिसी बनाए ना ही वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, किसी भी तरीके से कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। जो भी मार्केट फोर्सेज हैं वो अपने आप अपने अप्स एंड डाउन्स को देख लेंगे। चलो भाई, चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग मानते भी थे उनके व्यू को, ठीक है। तो चल रही थी इकोनॉमिक्स। 1929 और 1930 में दुनिया ने द ग्रेट डिप्रेशन देखा। नॉर्थ अमेरिका और इन सब में, सब जगह यहाँ पे आया था, बहुत सारी कंट्रीज में 1929 में स्टार्ट हुआ और 30 तक जाते जाते ये गया था, ठीक है। और स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 25% तक आ गई। उससे पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे ना, वो ये बोलते थे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। अगर इंडिविजुअल फर्म को या माइक्रो लेवल पे जरूरत पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो वेज रेट को कट करके, वेज रेट मतलब जो भी लेबर्स को वो पैसा पे किया करते थे अपनी सर्विस के बदले, जो भी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते थे उसके बदले। तो जैसे ही मान लो, अब देखो एक जनरल सी चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ही मान लो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा तो क्या होगा, वेज रेट को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, तो और लेबर आ जाएंगे। उनका ऐसा मानना था कि अगर थोड़ा सा भी डिप्रेशन का फेज चल रहा है तो वेज रेट को कम करके, अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो वेज रेट को कट करके हम लोग थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट और कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कॉस्ट भी कम होगी, सारी चीज़ें कम होगी। तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि इन सारी चीज़ों से हम लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका एक जो क्या बोलते हैं उसको, अजम्पशन था, वो ये था कि प्राइस और वेज की एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब आपने क्या किया, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो आपने वेज रेट को कम कर दिया, मैनेज हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट और उनका अजम्पशन था कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में हमेशा। देखो, दो तरह की कंडीशन उन्होंने बताई। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कतई ये नहीं है, कभी भी ये नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब दैट ऑल पीपल हु आर विलिंग टू वर्क आर एम्प्लॉयड इन दिस कंडीशन। कुछ थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट तो होता है, उसको हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में इकोनॉमी रन करती है हमेशा। किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिकल की। अगर डिमांड फॉर लेबर सप्लाई फॉर ऑफ लेबर से ज्यादा हो गया, समझना मेरी चीज को, मान लो एक कंपनी है, उसको लेबर्स की जरूरत है, किसी भी हाल में लेबर चाहिए, तो लेबर क्या बोलेंगे, बोल पैसा बढ़ा के देगा क्या,
तो वो बोलेगी हाँ दूंगा या दूंगी। तो इसका मतलब है कि डिमांड फॉर लेबर अगर सप्लाई ऑफ लेबर से ज्यादा है, इसका मतलब अब वेज रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है ना, मजदूर लेबर जो भी काम करने वाला बोलेगा मैं तो इतने में काम नहीं करूंगा, बोल तेरे जच्चे तो बोल, तो बोलेगा हाँ आ जा। इसका मतलब हर कोई अपॉर्चुनिस्टिक होता है ना, सीधी सी बात है। और अगर सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर से ज्यादा है, इसका मतलब अब लेबर्स खुद कंपनी के पास जा रहे बोले काम दे दो, तो इस केस में कंपनी पावरफुल हो गई ना, तो क्या करेगी, वेज रेट को कम करके करेगी। तो ये दो कंडीशन आई कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अलावा ये कंडीशन बनती है, लेकिन ये शॉर्ट रन में बनती है। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए बनती है, उसके बाद वापस अपने आप सही हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के व्यू थे। लेकिन जब द ग्रेट डिप्रेशन आया और नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट चला गया, तो फिर सबका दिमाग खराब हो गया। बोले डिप्रेशन तो वैसे तो आया, इकोनॉमिक डिप्रेशन तो आया, जो आया मेंटल डिप्रेशन हो रहा गया ना। तो क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे वर्क कर रही है, उससे पहले तो क्लासिकल थ्योरी के बिहाफ पे सब कुछ चलता था, बट क्लासिकल थ्योरी का फेल्योर होने से अब समझ में आया लोगों की ये तो फेल हो गया। क्लासिकल थ्योरी के फेल्योर का मतलब ये नहीं है कि क्लासिकल थ्योरी बिल्कुल भी काम की नहीं है। क्लासिकल थ्योरी बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑपरेशनल फंक्शनिंग के लिए बिल्कुल काम में आ रही, आज भी काम में आ रही, उसी के बिहाफ पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन इस द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे मैक्रो लेवल पे क्लासिकल थ्योरी बिल्कुल फेल हो गई, लोग बेबस हो गए, बोले अब तो किसी इकोनॉमिस्ट ने कुछ बताया नहीं, क्या करें। तब आते हैं कीन्स, ठीक है ना, और इनको हम फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, याद रखना है ना। मेनार्ड कीन्स नाम है इनका, है ना, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो कीन्स साहब आए और कीन्स साहब ने आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ ऐसा ही चलता है। कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की कोई कंडीशन बनती हो, हमेशा कुछ लोग तो उसके अनएम्प्लॉयड रहेंगे। सबसे पहली चीज तो ये बोली उन्होंने। दूसरी चीज उन्होंने ये बोला कि वेज और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी से आप हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट को दूर नहीं कर सकते। देखो उससे पहले एक जेबी से करके इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने बोला था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब ये होता है कि आप तो सप्लाई करो, आप प्रोडक्शन करो। देखो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि ओवर प्रोडक्शन का तो कोई सीन है ही नहीं। ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि इकोनॉमी ने जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो वो बचेगा स्टॉक अपने पास। लेकिन उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखो जैसे ही आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी को लगाया, इसका मतलब उस पर्सन को आप मजदूरी दोगे, वेज दोगे, और इसका मतलब है कि उसके पास पैसा आएगा, उसके पास पैसा आएगा तो वो मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदेगा। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे, इसलिए ओवर प्रोडक्शन का कोई सीन नहीं है, जो बनाओगे सब बिकेगा, ये मानते थे। लेकिन कीन्स बोले कि अब करके दिखाओ, तुम कुछ करके तो दिखाओ, एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा अब वापस, वेज रेट तुमने कम कर ली, सब कुछ कम कर लिया, लेकिन अब कहाँ गया तुम्हारा लो। तो इसका मतलब है उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है कि ओवर प्रोडक्शन का जो सीन होता है वो कतई पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है ओवर प्रोडक्शन। कैसे, हर एक ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है, जितना वो अर्न करता है ना, जैसे मेरे को काम पे लगाया, मैंने जितना अर्न किया उसका कुछ पार्ट सेविंग में भी चला जाता है, ठीक है, कुछ पार्ट मैं सेव रखता हूँ अपनी फोर्सिन जो भी कंडीशंस है उनके लिए, कि कुछ भी बुरा हो जाए उस टाइम के लिए। तो इसका मतलब है कि जो क्लासिकल से मानते थे कि जितनी सारी मतलब बचेगा जो कुछ वो अपने आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब कीन्स ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो जो कुछ कमाया सारा आप खर्च करने के लिए नहीं रखते हो, कुछ पार्ट उसका सेविंग में भी रखते हो, इसलिए ओवर प्रोडक्शन का एक केस बन सकता है। क्लासिकल क्या मानते थे कि बना दो जितना बनाना है, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी दोगे तो ओवरऑल इकोनॉमी में फ्लो चलता रहेगा और ओवर प्रोडक्शन का कोई सीन नहीं होगा। कीन्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बोला, कहां गया, हाँ ये रहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लासिकल बोलते थे कि देयर शुड बी नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, बट कीन्स बोले कि बिना गवर्नमेंट के कुछ नहीं होने वाला, बिना गवर्नमेंट के कुछ भी नहीं होने वाला। गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई, फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक बनाता है, तो वो तो अप्लाई करनी पड़ेगी मैक्रो लेवल पे। जब भी डिप्रेशन का फेज आएगा, इसका मतलब है कि ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई। डिप्रेशन क्या होता है बेसिकली, आज कोरोना वायरस की वजह से जो इम्पैक्ट चल रहा है इकोनॉमी का, क्या सेकेंड वेव के बाद में भी क्या हुआ, इतने सारे लॉकडाउन लगे, बहुत सारे लोगों ने अपने एम्प्लॉयमेंट जो भी वो जहाँ पे एम्प्लॉयड थे, तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारा कम हो गया है, तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल मनी का जो फ्लो है वो टूटा, उससे डिमांड कम हो गई, क्योंकि लोगों में पैसा ही नहीं है, खर्च कहाँ से करेंगे। और जब डिमांड कम रहेगी
तो डिमांड कम होने की वजह से क्या होगा, सारी इकोनॉमी में गड़बड़ियां शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन करके क्या करेगा, ओवर प्रोडक्शन का केस बन रहा है, कुछ लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका सामान पड़ा है, ठीक है। और कॉटन इंडस्ट्री देख लो, कुछ भी देख लो, बहुत सारे लोग प्रोडक्शन करके बैठे थे पहले, लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद अब लोगों की डिमांड फिर से खत्म हो गई, क्योंकि 3 महीने फिर से बेरोजगार रह गए वो। तो इसका मतलब ये होता है कि डिप्रेशन के टाइम पे ओवर प्रोडक्शन भी हो गया, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अब कैसे आता है, गवर्नमेंट को कैसे भी करके लोगों के हाथ में पैसा देना है, ठीक है। अब वो चाहे डायरेक्ट ट्रांसफर करे या फिर किसी भी तरीके से लोन के मीडियम से कैसे भी वो पैसा पकड़ाए लोगों को, तभी वो डिमांड वापस कवर अप हो सकता है, जो भी लो डिमांड हुई। क्योंकि क्लासिकल्स तो मानते थे ना कि कुछ भी नहीं होता, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड होती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। कीन्स ने बोला कि डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड होती है। आज आप प्रैक्टिकल सिचुएशन देख लो ना, अरे सबसे प्रैक्टिकल तो हमारे आमने सामने की चीजें होती हैं, तो आज उसी फेज से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड होती है, एंड गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय गिविंग, और जो लिक्विडिटी है मनी का वो बना रहे, इस वजह से गवर्नमेंट कैन सपोर्ट पीपल बाय गिविंग कैश इन देयर हैंड्स। अब वो कैसे देगा, इन फॉर्म ऑफ लोन्स और इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर्स। तो अब जब पैसा आएगा तो फिर से मैं खर्च करने लगूंगा, फिर जो प्रोडक्शन पड़ा था, ओवर प्रोडक्शन का सीन था, वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डिप्रेशन से बाहर आते हैं, एंड जो जॉन बेनार्ड कीन्स थे उन्होंने हेल्प किया इस डिप्रेशन के फेज से बाहर आने के लिए। जो उन्होंने थ्योरी दी इसके बाद में, हेल्प तो क्या किया, वो तो 30 तक चला गया था, लेकिन बाद में उन्होंने थ्योरी दी इसको देख के कि ऐसा नहीं होता है, ये सब चीजें हैं, ये सब जगह। तो कीन्स ने इन सारी चीजों को रिजेक्ट किया, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, जनरल थ्योरी इनकम अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट रेट को कम करके भी, मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इसमें कि डिप्रेशन का फेज है, तो क्लासिकल बोलते थे कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दो, इससे क्या होगा, लोग पैसा उधार लेंगे, आराम से ले लेंगे, मतलब गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो पैसा उधार ले लेंगे, और उधार लेने से क्या होगा, बेसिकली फिर से डिमांड बूस्टअप हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है, अरे देखो उन्होंने बोला कि लो इंटरेस्ट रेट होगा तो इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, लो इंटरेस्ट पे मैंने लिया काम और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं अब कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, रोजगार तो दूंगा ना। लेकिन ये थ्योरी भी उस टाइम पे फेल हो गई, क्योंकि जब तक मेरे पास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अगर मुझे लगता है कि मेरा सामान बिकेगा, तब तक मैं, चाहे मुझे 0% पे इंटरेस्ट पे कोई पैसा दे तो भी मैं नहीं लगाऊंगा उसको, क्योंकि मेरे पास लॉस का भी तो प्रॉब्लम है ना। अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में और मेरी एक्सपेक्टेशंस कमजोर रहेगी, मुझे लगता है इस बिजनेस में कुछ नहीं होने वाला, मतलब सब तरीके से प्रॉब्लम आती है ना। तो पूरे मैक्रो लेवल पे उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को कम करने से ही सब कुछ हो जाएगा। देखो ये सारी चीजें कुछ कुछ आपको माइंड में रखनी है, मुझे पता है सारी चीजें तो समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन इतना याद रखो, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, चाहे आप एडम स्मिथ की बात करो, रिकार्डो की बात करो या जेबी से की बात करो, वो मानते थे कि मार्केट में हमेशा, इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इकोनॉमी में वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उससे एम्प्लॉयमेंट को मैनेज किया जा सकता है, और गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है इंटरवेंशन करने की, हस्तक्षेप करने की। बट इज इट राइट? नो, इट इज नॉट राइट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इट वाज प्रूव्ड दैट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, उनकी थ्योरीज जो थी, सो दे आर नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो दैट्स वाई जॉन बेनार्ड कीन्स जो थे उन्होंने बोला, और उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट रन के लिए कुछ थ्योरीज दी थी, और इंटरेस्ट पे थ्योरी दी थी उन्होंने, किनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, किनेशियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी एक थ्योरी है। तो सारी चीज़ें वो आप ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स में पढ़ेंगे आगे। तो अभी के लिए इतना जान लो कि एमरजेंस ऑफ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था वो 1936 के अराउंड, जब कीन्स ने अपनी जनरल थ्योरी दी थी, तब से हुआ, और इसीलिए कीन्स इज नॉन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में फाउंडिंग फादर कीन्स को माना जाता है, ठीक है। तो चलिए क्लास 12th के लिए आगे हम लोग वीडियोस 11 जून से कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड करेंगे। कुछ अभी मैनेजमेंट चल रहा है, तो उसके बाद में रेगुलर बेसिस पे आपको शाम को वीडियो मिलेगा, टाइमिंग उसके बाद अनाउंस कर दी जाएगी, और पूरा कोर्स आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी नॉन है 11th क्लास में इकोनॉमिक्स से हैं, तो उनके लिए भी हम लोग 11 तारीख से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का भी पूरा सिलेबस, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक्स से हम लोग कवर करने वाले हैं। सो अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग जुड़ सके और एक अच्छी कम्युनिटी बनेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।